सो टिल नाउ हम लोगों ने शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर के अंदर सेक्शन 47 तक कंप्लीट कर लिया था। आज का हमारा जो टारगेट रहेगा इस लेक्चर के अंदर, वी विल स्टार्ट फ्रॉम सेक्शन नंबर 48 और कोशिश करेंगे कि लगभग हम सेक्शन 54 तक आज सारे के सारे पोर्शन को यहाँ पे कंप्लीट कर दे। अब यहाँ पे अगर आप देखो सेक्शन 48 के लिए, तो सेक्शन 48 बात करता है वेरिएशन ऑफ द शेयर होल्डर्स राइट। अभी वेरिएशन का क्या मतलब होता है? व्हेन आई से वेरिएशन, व्हाट डज द वर्ड वेरिएशन मींस? Variation implies what? If I am saying that I am doing some variations, this means I am doing some changes. मैं यहाँ पे कोई ना कोई changes लेके आ रहा हूँ। कमेंट सेक्शन पे भी आंसर आया है, करेक्ट। तो सबने, ऋतिक, नेमिन, धवल, आरती, सबने सेम आंसर किया। वेरिएशन मतलब चेंज। तो यहाँ पे मैं कोई भी चेंज कर रहा हूँ। अब आप यहाँ पर किस चीज को चेंज कर रहे हो? यू आर चेंजिंग द राइट्स ऑफ द शेयर होल्डर। ओके, रिमेंबर, शेयर इज अ बंडल ऑफ राइट्स। अब आप उन राइट्स में यहाँ पर क्या कर रहे हो? कुछ ना कुछ चेंजेस कर रहे हो। अब जब आप यहाँ पे चेंजेस करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो शेयर होल्डर्स है उनसे आपको क्या लेना पड़ेगा? आपको परमिशन लेना होगा। आप क्या मुझे रीजन बता सकते हो दैट वेन एवर देयर विल बी वेरिएशन, वाई डू वी नीड टू टेक द शेयर होल्डर परमिशन? वाई यू नीड द शेयर होल्डर परमिशन इन दिस केस? क्यों लेना चाहिए? मतलब एक एक ऑप्शन तो आपका होगा क्योंकि सर सेक्शन 48 का रिक्वायरमेंट है, बट क्यों? मतलब सेक्शन 48 में ये रिक्वायरमेंट क्यों डाला? क्यों सेक्शन 48 हम लेके आए दैट वेरिएशन ऑफ द शेयर होल्डर्स राइट? आई जस्ट वांट टू नो द लॉजिक बिहाइंड दिस आंसर एंड आई एम श्योर आप लोग इसको आंसर कर पाओगे। ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, इसका लॉजिक एंड एवरीथिंग आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। सो व्हाई डू वी नीड टू टेक द शेयर होल्डर परमिशन? यहाँ पे जैसे आपको बताया हुआ है that when the variation will be there, shareholders are the owners, okay, they are the owners, so what, so what? आपने देखो प्रोस्पेक्टस के अंदर भी वेरिएशन था, तो आपको क्या बोला गया था? ओके, प्रोस्पेक्टस में जब वेरिएशन करते हैं तो क्या करना पड़ता है? इन टर्म्स ऑफ प्रोस्पेक्टस, व्हेनेवर देयर इज अ वेरिएशन, व्हाट यू हैव टू डू? प्रोस्पेक्टस में जब वेरिएशन होता है तो प्रोस्पेक्टस के अंदर जब आपका ऑब्जेक्ट आप चेंज करते हो, रिमेंबर, कौन बताएगा सेक्शन नंबर? प्रोस्पेक्टस में वेरिएशन, करेक्ट, करेक्ट, वेरी वेरी गुड धवल। ओनर मनी वी हैव यूज्ड, रौनक ने आंसर किया ओनर मनी व्हेन यूज्ड देन वी हैव टू टेक द कंसेंट ऑफ द शेयर होल्डर। ओके, बट व्हाई? बट व्हाई मतलब मैं वही लॉजिक पूछ रहा हूं। सेक्शन 48 के अंदर भी आप क्यों, मतलब व्हाई, इफ देयर इज अ चेंज इन द शेयर होल्डर्स राइट वी हैव टू टेक द परमिशन? व्हाई डू वी नीड दैट परमिशन? क्या जरूरत है? एक बार आपने कंपनी को पैसे दे दिए, खत्म ना, कंपनी इज नाउ फ्री टू डू व्हाटएवर दे वांट, because the money does not belong to the company. Of course the money does not belong to the company, but once you have paid the money to the company, the money belongs to the company only. You are only the owner of the shares. You cannot decide where this money should be used or where the money cannot be used. Remember, foundation के अंदर भी हमने companies act के अंदर पढ़ा था that the assets of the company are not the assets of the shareholder. We have a separate legal entity concept. The assets belong to the company and the company belongs to the shareholder, but in no way you can say that the assets of the company belong to the shareholder. Remember, रिलायंस इंडस्ट्रीज की जो बिल्डिंग है, उसके जो प्लांट एंड मशीनरीज है, उसका ओनर रिलायंस इंडस्ट्रीज है। नो डाउट रिलायंस इंडस्ट्रीज इज ओन्ड बाय और कंट्रोल्ड बाय द अंबानी फैमिली, बट यू कैन नॉट से अंबानी फैमिली इज ओनर ऑफ दोज एसेट्स। तो यहाँ पे आप देखो सिंपल सा पॉइंट, आपको एक ध्यान रखना है, शेयर होल्डर्स राइट। मुझे बताओ ये शेयर होल्डर राइट क्यों दिया जा रहा है? Yash is saying it may be different from the objective for which the shareholders have invested the money in the company. Correct. चलो, moreover आप यहाँ पे सेम बता रहे हो। आई थिंक या तो मैं अपना क्वेश्चन को करेक्ट कन्वे नहीं कर पा रहा हूँ, या आप अभी वो हम कंसेंसस एट इडम पे नहीं आए कि मैं क्या आपसे यहाँ पे पूछ रहा हूँ। ठीक है, सिंपल सा पॉइंट, हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा था। मुझे बताओ ये शेयर होल्डर को राइट्स क्यों मिल रहा है? वाई इज द शेयर होल्डर गेटिंग ऑल दीज राइट्स? बिकॉज ही हैज acquired the shares of the company. Yes or no? He has been allotted the shares of the company. Okay, is allotment of share by the company a contract between the shareholder and the company? Yes or no?
The shares which are allotted by the company to the shareholder, it's a contract between the company and the shareholder, correct? Now, when the terms of the contract is to be altered, foundation में याद है, alteration, novation, recession, ये दिख रहा है आपको? Alteration, novation, recession. तो जब भी आप alter करोगे तो आप कैसे करते हो? With the consent of both the parties ना? याद आ रहा है आपको? That can be done only with the consent of both the parties. तो सर यहाँ पर भी तो वही लॉजिक है, शेयर होल्डर ने आपको पैसे दिए, उस वक्त आपने उसको कुछ राइट्स दे दिया. अब जब आपने सर उसको राइट्स दे दिया तो यहाँ पे सर शेयर होल्डर का और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया है. तो जब आपने शेयर होल्डर से पैसे लिए, आपने उसको बोला यू हैव द फॉलोइंग 5 राइट्स. जस्ट एग्जांपल, आपके पास ये 5 राइट है. अब ये 5 राइट्स में आपको चेंज कर रहे हो, बोल रहे हैं इनमें से एक राइट आपको अब नहीं मिलेगा, या जो पहले इतना मिलता था अब उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगेगा, कुछ और टर्म्स एंड कंडीशंस आप चेंज करोगे. सो व्हाट यू आर एक्चुअली डूइंग, यू आर ऑल्टरिंग द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. And since you are altering the terms of the contract, one party suo moto cannot alter the terms of the contract. Therefore, you need to go to the shareholders of the company. अब कंपनीज एक्ट के अंदर आपको पता है, अगर आपको शेयर होल्डर से परमिशन लेना है तो आपको शेयर होल्डर से परमिशन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? यू विल हैव टू पास द रेजोल्यूशन, करेक्ट? आपको यहाँ पे रेजोल्यूशन पास करना होगा. अब ये जो रेजोल्यूशन आप पास करते हो, दिस रेजोल्यूशन कैन बी बाय वे ऑफ अ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और दिस कैन बी बाय वे ऑफ अ स्पेशल रेजोल्यूशन, करेक्ट? यार आपको समझ में, द रेजोल्यूशन विल बी ऑर्डिनरी और स्पेशल रेजोल्यूशन, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे. जैसे इस केस में स्पेशल है, सेक्शन 27 में स्पेशल था तो टेक स्पेशल रेजोल्यूशन. नाउ व्हाट अबाउट द शेयर होल्डर्स who have not voted in the favor of special resolution or they are not okay with this even though the special resolution is passed. 5 राइट्स है. धवल बोलता है सर 5 राइट्स है, आप ऐसे 4 राइट कैसे कर सकते हो? भले ही बाकी लोग अग्री कर गए हो, बट मेरा पैसा कंपनी में लगा है, उनका पैसा, मतलब जो पैसे मैंने लगाए वो मेरा मनी है. दैट डज नॉट बिलोंग टू all the other shareholders, those who have voted in favor. Let's say Saloni, Ritik, both of them have name in. सब ने, रौनक ने यहाँ पे क्या किया? फेवर में वोट किया. धवल बोलेगा सर उनका पैसा, दे आर ओके विद इट, आई एम नॉट ओके विद इट, माय मनी, इट्स माय मनी, एट द एंड ऑफ द डे इट्स माय मनी, आई एम नॉट ओके विद इट. सो मेरे को क्या करना पड़ेगा? धवल आपको, आई विल हैव टू गिव यू एन एग्जिट अपॉर्चुनिटी. मैं क्या बोलूंगा? देखो मेजोरिटी लोग अग्री कर चुके हैं, या 3/4 से भी ज्यादा लोग यहाँ पे अग्री कर चुके हैं, 3/4 या उससे ज्यादा लोग अग्री कर चुके हैं. अब देखो चलेगा तो यही, वेरिएशन तो आएगा या ये डिसीजन तो पक्का होगा. आपको अगर नहीं जम रहा तो ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं एंड आई कैन गिव यू द एग्जिट अपॉर्चुनिटी. सो एग्जिट अपॉर्चुनिटी विल बी गिवन टू द डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स. आप बताओ, इज दिस क्लियर गाइस? दिस इज क्लियर? अब यहाँ पे धवल को गुस्सा आ गया, धवल ने ऐसे टेबल पे जोर से मारा, ए सर ये क्या है? मतलब व्हाट? पैसे का दोष किसको दिखा रहे हो कि एग्जिट अपॉर्चुनिटी? ऐसे कैसे आप टर्म्स एंड कॉन्ट्रैक्ट को चेंज कर सकते हो? मुझे नहीं करना. धवल ऐसा बोल सकता है क्या? धवल इस तरह से बोल सकता है कि मैं नहीं मानता, ऐसे ऐसे कैसे आप अपने आप चेंज कर सकते हो? पैसे का दोष मत दिखाओ. कॉन्ट्रैक्ट इज बाइंडिंग ऑन बोथ द पार्टीज. तो आंसर इज यस. कंपनीज एक्ट ने यहाँ पे एक ऐसा प्रोविजन भी रखा है कि अगर डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स खुश नहीं है तो वो कहाँ पर जा सकते हैं? एनसीएलटी में जा सकते हैं. और जब मैटर एनसीएलटी में चला जाएगा तो ये वेरिएशन एक बार के लिए रुक जाएगा, और जब तक एनसीएलटी का अप्रूवल नहीं आता तब तक आप उस वेरिएशन को इफेक्ट में लेकर नहीं आओगे. आप बताइए जी, ये क्लियर हुआ कि नहीं? क्या ये क्लियर हुआ कि नहीं? बस, तो अब ये पॉइंट अगर आपको याद है और ये स्टोरी अगर आपको याद रहेगा तो बिलीव मी सेक्शन 48 आपको बहुत इजीली समझ में आएगा. हालांकि इसमें एक और आपसे कैच है, मैं उस क्वेश्चन में आपसे वापस से पूछूंगा, बट चलिए एज ऑफ नाउ लेट्स रीड दिस सेक्शन, सेक्शन नंबर 48. सो इट सेज दैट वेयर a share capital of the company is divided into different classes of shares, okay, the rights attached to the share of any class may be varied with the consent in writing of the holders of not less than 3/4 of the issued share of that class, or by means of special resolution passed at a separate meeting of the holders of the issued shares of that class. अभी इसका क्या मतलब हो गया? अगर आपको वेरिएशन करना है टर्म्स के अंदर तो आपको क्या करना पड़ेगा? बाय द वे, सबसे पहले तो यहाँ पे क्या बात हो रहा है, क्या आप वेरिएशन अगर करोगे तो सबके सबको करना है,
या अलग क्लास के शेयर होल्डर्स को. सो हाउ मेनी क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स आर देयर? हाउ मेनी क्लास ऑफ शेयर्स आर देयर? सो यू हैव इक्विटी शेयर्स, देन यू हैव प्रेफरेंस शेयर्स. ब्रॉडली तो है इक्विटी एंड प्रेफरेंस. फिर इक्विटी के अंदर ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर, देन डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले. फिर प्रेफरेंस के अंदर भी आपके पास अलग अलग कैटेगरी आ जाएगा. हो सकता है वो कन्वर्टेबल हो, नॉन कन्वर्टेबल हो, रिडीमेबल हो. तो बड़े सारे फैक्टर्स यहाँ पे हो सकते हैं. तो आप क्या कर रहे हो, लेट्स से आप कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो है सिर्फ इनके टर्म्स को वेरी कर रहे हो. क्या कर सकते हो? क्या आप इनको कर सकते हो? आंसर इज यस, दे इटसेल्फ बिलोंग टू अ सेपरेट क्लास. गाइस क्लियर? तो आप इनके टर्म्स को वेरी करना चाहते हो. सो एक पर्टिकुलर क्लास आ गया कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर. इनके टर्म्स को आपको क्या करना है, आप वेरिएशन लेके आना चाहते हो इनके टर्म्स में. तो आप कैसे लेकर आओगे? या तो यहां पर क्या बोला है, यू विल हैव टू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन, या फिर यहां पर क्या बोला है, यू विल हैव टू टेक द कंसेंट. और कंसेंट कितने का? कंसेंट ऑफ 3/4. अब आप मुझे बताओ 3/4 ऑफ ऑल द शेयर होल्डर्स या 3/4 ऑफ ओनली द कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर? 3/4 किसका? ओनली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर. सो 3/4 कंसेंट ऑफ द कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. ओके, ये क्लियर? अच्छा, इन दोनों में कोई डिफरेंस है क्या कि ये दोनों एक ही है? क्या ये दोनों अलग अलग है या ये दोनों एक ही है? क्या ये दोनों एक ही है कि दोनों अलग अलग है? अलग अलग है. क्या डिफरेंस है दोनों में? रौनक, ऋतिक, धवल, सलोनी, प्रथमेश, क्या डिफरेंस है दोनों में? इन दोनों में क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर? एसआर नीड्स 90% कंसेंट? बिल्कुल भी नहीं रौनक, ये तो कैसी बात कर दी आपने. हालांकि हमने जनरल मीटिंग नहीं किया तो आप ये आंसर कर सकते हो, बट तभी भी गलत है क्योंकि हमने कितनी बार डिस्कस किया है एसआर को. एसआर नीड्स 75%, 3/4 ऑफ द शेयर होल्डर्स. एसआर विल नीड 3/4. यहां भी 3/4 है, यहां भी 3/4 है. तो अलग अलग क्यों लिखा फिर? अलग अलग क्यों लिखा? बिकॉज यहां पे जब आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करोगे, दिस विल बी वाया पोस्टल बैलेट. ओके, दिस विल बी वाया पोस्टल बैलेट. एसआर इज एक्चुअली अ वोटिंग. नहीं यश, यहाँ पे शो ऑफ हैंड्स नहीं होगा. वो अगर जनरल मीटिंग होता तो ये तो क्या हो जाएगा, पोस्टल बैलेट की तरह आपका वोटिंग होगा. ये वाला जो आपको बता रहा है कंसेंट, तो ये आपको सिर्फ क्या लेना है, इन राइटिंग. तो इन राइटिंग अगर आप कंसेंट ले लो तो भी हो जाएगा. तो आपको मीटिंग करवाने का जरूरत नहीं है, पोस्टल बैलेट लेने का जरूरत नहीं है, ये सब जरूरत नहीं है आपको. आप बताओ जी, ये क्लियर हुआ? सो यू नीड नॉट पास द रेजोल्यूशन. इवन विदाउट पासिंग रेजोल्यूशन यू कैन डू दैट. यू कैन टेक कंसेंट इन राइटिंग और आप बोल सकते हो देखो ये सब अग्री कर रहे हैं, ये रहा सबका एफिडेविट. आया समझ में बच्चा लोग? ये समझ में आया? तो यहां पर ध्यान रखना, वेरिएशन करने के लिए इट इज नॉट ओनली एसआर विच इज नीडेड, एसआर और कंसेंट इन राइटिंग, बोथ द वेज इट कैन गो. तो ये एक आपका एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है. इसके अलावा यहाँ पर कंडीशंस बता दिया, तो आप ये देखो, ये इधर आपको कंडीशंस बताए हैं. कंडीशंस क्या बोला है, अब एक बार वापस से स्टार्ट से पढ़ते हैं इसको, ताकि ये कंडीशंस के साथ साथ में हम करेक्ट कर ले. सो वेयर अ शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर्स, the rights attached to the shares of any class may be varied with the consent in writing of the holder of not less than 3/4 of the issued shares of that class, or by means of a special resolution passed at a separate meeting. तो आप मुझे बताओ, क्या आपको यहाँ पे मीटिंग करने का जरूरत है? आंसर इज यस. तो इधर तो मीटिंग का जरूरत पड़ेगा, पर ये बिना मीटिंग के भी आपका काम हो सकता है. आप बताओ, ये क्लियर हुआ? ये काम आपका बिना मीटिंग के भी हो सकता है. Okay, so if the provision in respect of the variation is contained in the memorandum and articles of association, or in the absence of such provision in the memorandum or articles, if such variation is not prohibited by the terms of the issue of the shares of that class. इसका क्या मतलब हुआ?
इसका क्या मतलब हुआ, यहां पर आपके पास दो कंडीशंस दे दिए। दो कंडीशन क्या दिया है, एक तो क्या बोला है कि वेरिएशन के लिए आपके मेमोरेंडम या आर्टिकल में जो प्रोविजन होगा अगर है तो उसके हिसाब से आप उसमें चेंजेस करोगे। एंड लेट्स से आपके मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में वेरिएशन के बारे में कुछ नहीं लिखा, तो भी आप कर सकते हो क्या, आंसर इज यस, तो भी कर सकते हो। बस ये शर्त है कि आपका जो टर्म्स ऑफ इशू था उसमें आपने कहीं इस तरह से क्लॉज नहीं डाल दिया गया हो कि आप इसके टर्म्स में कोई वेरिएशन नहीं कर सकते। आप बताओ, इज दिस क्लियर? तो यहां पर दो कंडीशन है इधर, एक तो क्या कि आपको या तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा या फिर आपको यहाँ पे कंसेंट लेना पड़ेगा, 3/4 कंसेंट। सो आइदर पास द स्पेशल रेजोल्यूशन और टेक 3/4 कंसेंट, दो में से कोई एक तो आपको यहाँ पे जरूरत है। लेकिन सिर्फ एसआर या कंसेंट से काम हो जाएगा? आंसर इज नो। इसके अलावा आपको ये चेक करना होगा कि कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में अगर कोई तरीका बताया है तो उसके हिसाब से आप जाओगे। सो इफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन प्रोवाइड्स द टर्म्स, देन गो एज पर दैट। एंड इफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में इसके बारे में कुछ नहीं है तो भी आप कर सकते हो, लेकिन तब आपको क्या चेक करना पड़ेगा, क्या आपके टर्म्स ऑफ इशू के अंदर, राइट, इन द टर्म्स ऑफ इशू, ये देख रहे हैं, क्या टर्म्स ऑफ इशू कोई रेस्ट्रिक्शन डालता है क्या, टर्म्स ऑफ इशू। सो टर्म्स ऑफ इशू अगर इसको रेस्ट्रिक्ट करता है तो फिर आप वेरिएशन नहीं कर सकते, बट अगर वो रेस्ट्रिक्शन नहीं डालता तो आप वेरिएशन कर सकते हो। आया आपको समझ में, ये पॉइंट आया समझ में? So how to do the variation of the shares, where rights of the shares? Two things. One is you need the consent or the special resolution, and secondly, it should be as per the memorandum or articles of association. And also, if the memorandum and articles of association are silent, then in that case the variation should not be prohibited by the टर्म्स ऑफ द इशू। आप बताओ, आपका टर्म्स ऑफ द इशू में आपने एक डाल दिया कि वेरिएशन किसी भी हालत में नहीं होगा, ठीक है, सलमान खान की वांटेड देखकर आए, ठीक है, और एकदम भाई के स्टाइल में बोल दिया, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद में अपने आप की भी नहीं सुनता, ठीक है, ये डायलॉग आपने मार दिया। अब क्या मेमोरेंडम और आर्टिकल्स अलाउ करते हैं फिर भी क्या आप चेंजेस कर सकते हो, कैन यू स्टिल गेट द वेरिएशन? आंसर इज नो, बिकॉज योर टर्म्स प्रोहिबिट। ओके गाइस, ओके। अच्छा, यहाँ पे फिर एक और प्रोवाइजो आपको डाला है, और वो प्रोवाइजो क्या बोलता है कि सपोज मैं मुस्कान के शेयर्स के टर्म्स में कोई भी चेंजेस कर रहा हूं और इसकी वजह से प्रथमेश वाला जो शेयर्स है उनको कुछ इम्पैक्ट हो रहा है, तो इन दैट केस मुझे प्रथमेश वाले क्लास से भी क्या करना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा। तो सपोज इफ बाय वेरिंग द टर्म्स ऑफ कंपल्सरी और कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, लेट्स से कोई यहाँ पे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो है इनको कोई अफेक्ट हो रहा है, इफ दिस इज अफेक्टिंग देम आल्सो, then I will also have to take approval from these redeemable preference shareholders also, and in the same way like either 3/4 और special resolution। आप बताओ जी, ये क्लियर हुआ? देखो, if variation of one class affects the rights of the other class of the shareholders, the consent of the 3/4 of such class of shareholders shall also be, मतलब मुस्कान से तो मैं परमिशन लूंगा ही, प्लस अब मैं यहाँ पे प्रथमेश से भी परमिशन लूंगा, be obtained and the provisions of this section shall apply to such variation। भले ही मैं यहाँ पे प्रथमेश के टर्म्स को चेंज नहीं कर रहा बट वो इंपैक्ट हो रहा है उससे। ओके, करेक्ट। ये तो हो गया आपका 48 सबसेक्शन 1। अब देखिए सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 क्या बता रहे हैं, वेयर होल्डर ऑफ नॉट लेस देन 10% of the issued share class did not consent to such variation। तो अभी आप देखो, एसआर पास करने के लिए आपको, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के लिए यह आपको किसका अप्रूवल चाहिए, 3/4, करेक्ट। तो आप सपोज करो उस क्लास में 100 शेयर होल्डर्स थे, ये 100 शेयर होल्डर्स में से आपको सपोज 80 ने अग्री कर दिया और ये जो बैलेंस 20 है
ये अग्री नहीं करते, क्या आप वेरिएशन कर सकते हो? क्या आप वेरिएशन कर सकते हो? 80 हैज अग्रीड, 20 हैज नॉट अग्रीड, आंसर इज यस। सो आप वेरिएशन कर सकते हो, बट ये जो 20 है, दीज 20 कैन ऑल्सो गो टू, मे अपील टू एनसीएलटी, और ये होगा अंडर सेक्शन 48 सब सेक्शन 2। ये क्लियर हुआ? दे कैन अपील एट एनसीएलटी सेक्शन 48 सब सेक्शन 2, और इसमें क्या आ जाएगा आप ये देखो, सो वेयर द होल्डर्स ऑफ नॉट लेस देन 10%, बट कम से कम कितने होने चाहिए? 10%। तो डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स, ठीक है, आप ये देखो, ये जो डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स है, जो कि क्या करने वाले हैं? अपील। इनका तादाद कितना होना चाहिए? इनका तादाद होना चाहिए मिनिमम 10%। अगर 10% से भी कम है, सपोज धवल के पास 8% शेयर्स है और वो टेबल पीट के बोले ए पैसे का धोल किसको दे रहा है, तो कंपनी साफ साफ बोल सकता है तेरे को दे रहा है, जो करना है कर ले, तेरे को एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिलेगा, पैसा ले और निकल। अरे समझा बच्चे लोग? ये पॉइंट समझा? ये पॉइंट समझा आपको? राइट। लेकिन अगर सपोज करो यहां पे धवल के पास 12% शेयर्स है, तो वो बोलेगा चल तेरे को कोर्ट में देखता हूं मैं भी, ठीक है, आओ कभी हवेली पे, तो बोलेंगे आओ कभी ट्राइब्यूनल पे, ठीक है, और केस फाइल करते हैं। तो यहां पर देखो, वेयर द होल्डर्स ऑफ नॉट लेस देन, where the holders of not less than 10% of the issued shares of a class did not consent to such variation or vote in favor of the special resolution for the variation, they may apply to the tribunal to have variation cancelled, and where such application is made, the variation shall have no effect until unless it is confirmed by the tribunal। आप बताओ, is this clear? और यहाँ पर आके इनको टाइमिंग भी बताया हुआ है कि ये जो डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स है, ये कब एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं ट्राइब्यूनल पे? इट शुड बी मेड विद इन 21 days आफ्टर द डेट ऑन विच द कंसेंट वाज गिवन, और मतलब बेसिकली जिस दिन बता दिया था कि ये रेजोल्यूशन यहाँ पे पास हो गया है, उसके बाद जो ट्राइब्यूनल का डिसीजन होगा दैट विल बी बाइंडिंग ऑन द शेयर होल्डर्स। तो अगर उन्होंने बोला हाँ वेरिएशन है तो आपको मानना पड़ेगा, और नहीं तो नहीं होगा। और जो कंपनी है उसको यहाँ पर बोला गया है यू विल फाइल द ऑर्डर ऑफ द ट्राइब्यूनल, जो भी होगा आपके पास उसका कॉपी आप रजिस्ट्रार को फाइल करोगे। आप बताइए, इज दिस क्लियर? इसमें सबसेक्शन 5 भी था पेनल्टी के लिए, वो सबसेक्शन 5 यहाँ पे हटा दिया गया है। अच्छा, आप मेरे को एक बात बताओ, मैंने आप लोगों को इस सेक्शन में एक चीज बोला था कि एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। क्या सेक्शन 48 में आपको कहीं पर भी एग्जिट अपॉर्चुनिटी के बारे में कुछ मिला? क्या कहीं पर भी एग्जिट अपॉर्चुनिटी के बारे में मिला कि सर एग्जिट अपॉर्चुनिटी? तो किसी ने मेरे को पूछा क्यों नहीं कि सर एग्जिट अपॉर्चुनिटी कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है सर एग्जिट अपॉर्चुनिटी? किसी ने पूछा ही नहीं मेरे को, मैं बोलता गया आप लोग मानते गए। हमें लगा आप बोलोगे आगे, ओके। चलो तो यहाँ पे अब एक चीज ध्यान रखो, चलो अभी तो खैर मैंने आपको ये तो बोला ही नहीं कि सेक्शन 48 खत्म, खैर हाँ सेक्शन 48 आपका वैसे खत्म हो गया, मुझे ये स्टेटमेंट आप लोगों को बोलना चाहिए था। उसके बाद आपको ये क्वेश्चन करना था, ध्यान रखना, देयर इज नो प्रोविजन ऑफ एग्जिट अपॉर्चुनिटी वंस majority has agreed you are bound by that। हाँ, एक ऑप्शन आपके पास है कि अगर आपके पास 10% या उससे ज्यादा शेयर्स है तो आप जाके क्या कर सकते हो, ट्राइब्यूनल में जाके एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो और बोल सकते हो कि ये वेरिएशन नहीं होना चाहिए, ट्राइब्यूनल को कन्विंस कर सकते हो। ट्राइब्यूनल कन्विंस हो गया तो भाई वेरी गुड, नहीं तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको मानना ही पड़ेगा। बोलिए जी, ये क्लियर हुआ बच्चा? ये क्लियर हुआ आप लोगों को? ठीक है, राइट। तो ऐसे आप अलर्ट रहना। रिमेंबर मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, याद आ रहा है आपको? प्रोविजन वो आपके पास आता है यहाँ पे, कहाँ लिखा है? तो अगर आपको याद हो
प्रोस्पेक्टस वाले चैप्टर के अंदर लिखा हुआ था डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स को आपको पे करना पड़ेगा, एग्जिट अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगा, याद आ रहा है? लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा, तो अपने दिमाग में क्या रहता है कि सर डिसेंटिंग शेयर होल्डर में तो ऐसे लिखा था, ठीक है? तो ऐसे प्रोविजंस, तो वो वर्डिंग्स आप हमेशा ध्यान रखना कहाँ लिखा है सर, तो कहाँ लिखा है, सब पूरा का पूरा क्वेश्चन वहीं पर ही आके अटकता है, राइट? तो एक बार अगर आप क्विक रिकैप मेरे को करवा दो, वेरिएशन ऑफ द राइट्स ऑफ द शेयर होल्डर, सो how the variation will be done, how the variation will be done. चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करो, how the variation will be done. Very good, either special resolution or you need to obtain consent of 3/4. Very good. Which share? वेरिएशन किस में हो सकता है, वेरिएशन किस में हो सकता है, एनी क्लास ऑफ शेयर, एनी क्लास ऑफ शेयर, ये वेरिएशन आपका हो जाएगा, ठीक है? इसके अलावा क्या कोई एग्जिट अपॉर्चुनिटी का कॉन्सेप्ट है? नो अच्छा, क्या यहां पे ऑब्जेक्शन रेस किया जा सकता है? यस, बाय वूम? ऑब्जेक्शन बाय वूम? शेयर होल्डर, डिसेंटिंग शेयर होल्डर, करेक्ट? तो शेयर होल्डर हु इज होल्डिंग, धवल ने बोला है मोर देन 10%, तो अगर किसी के पास 10% है तो करेक्ट। रौनक ने आंसर किया डिसअग्रीइंग शेयर होल्डर, रौनक बस खाली डिसअग्रीइंग को वर्ड यूज करो, डिसेंटिंग। अच्छा, हु आर डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स? Who are dissenting shareholders? Who are dissenting shareholders? Who have not accepted the variation? Okay, I had voted in favor of the resolution. क्या मैं अब ऑब्जेक्शन रेज कर सकता हूं? मैंने रेजोल्यूशन के फेवर में वोट किया था, सो दोज हु वोटेड इन फेवर ऑफ द रेजोल्यूशन, क्या यह डिसेंटिंग शेयर होल्डर है? आंसर इज नो। ओके, दोज हु वोटेड अगेंस्ट द रेजोल्यूशन, क्या ये डिसेंटिंग शेयर होल्डर है? यस। अच्छा, आई हैड एब्सटेन्ड फ्रॉम वोटिंग, मैंने वोट ही नहीं किया। ये तो वो है जो खुश है, ये वो है जो दुखी है, और ये वो है जो साइलेंट है। क्या ये भी डिसेंटिंग शेयर होल्डर है? क्या ये भी शेयर होल्डर है, डिसेंटिंग शेयर होल्डर? यस। यू शुड नॉट हैव वोटेड इन फेवर, आप यहां पे ध्यान रखो, who did not consent or vote in favor of the special resolution. So if I have not voted or I was voted against, in both the case I am dissenting shareholder, ठीक है? ये समझा आपको? ओके, तो सेक्शन 48 आपका खत्म। चलिए अब सेक्शन 49 में चलते हैं। पनिशमेंट वाला कैंसिल कर दे, बिल्कुल उसको कैंसिल कर दो। दिसंबर में इसमें अमेंडमेंट आ गया था, दिसंबर 2020, और प्रिसाइज डेट बताओ तो 21 दिसंबर 2020।
दुनिया खत्म होने वाली थी उसके 8 साल बाद। ठीक है, चलिए, तो अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और अगले सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। और अगले सेक्शन में आप देखो, कंपनी टू एक्सेप्ट अनपेड शेयर कैपिटल ऑल्दो नॉट कॉल्ड अप। इसका क्या मतलब हुआ? मुझे पता है ये सेक्शन आपके पोर्शन में है नहीं, आई थिंक ये स्टार्ट में लिखा हुआ है, बट फिर भी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कंपनी टू एक्सेप्ट अनपेड शेयर कैपिटल ऑल्दो नॉट कॉल्ड अप। इसका क्या मतलब हुआ? वेरी वेरी गुड। आप यहाँ पे ऑप्शन दे दिया है कि कंपनी कैन एक्सेप्ट कॉल्स इन एडवांस। अब बताओ, क्या कोई ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है? क्या ये कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है? नो no. अच्छा, क्या कॉल्स इन एडवांस पे वोटिंग राइट्स मिलेगा? क्या कॉल्स इन एडवांस पे क्या वोटिंग राइट मिलेगा? कंपनी में एक्सेप्ट। सबसेक्शन 2 ध्यान से पढ़ो। shall not be entitled to any voting right until that amount has been called up। तो जब तक कॉल नहीं मंगवाया जाता तब तक वो एडवांस होता है। जैसे ही कॉल मंगवा लिया गया, अब वो एडवांस नहीं रहा। हाँ या ना? ओके, चलिए आगे देखो। सेक्शन 51 क्या बोलता है? सेक्शन 51, व्हाट डज सेक्शन 51 स्टेट्स? सेक्शन 51 यहाँ पे क्या बता रहा है? डिविडेंड पेमेंट। तो कंपनी यहाँ पे डिविडेंड पे करेगा प्रपोर्शन टू द अमाउंट पेड अप ऑन इट शेयर कैपिटल। जितना पेड अप है उतना ही। ओके, तो सपोज करो ऐसे, फॉर एग्जाम्पल फेस वैल्यू है शेयर का 100 रुपीज, उसका मार्केट प्राइस जो है वो है 700 रुपीज। कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है, डिविडेंड रेट, डिविडेंड रेट कंपनी का है, लेट्स प्रिज्यूम 20%। यहाँ पे एक शेयर होल्डर है ए, इसका शेयर जो है वो है पेड अप 70 रुपीज। एक आपके पास और शेयर होल्डर है बी, इसका पेड अप अमाउंट है 90, और एक है सी, ये फुल्ली पेड अप है। क्या आप मुझे बता सकते हो किसको कितना कितना डिविडेंड मिलेगा? कितने अशरफिया, कितने अशरफिया, कितने अशरफिया, या तीनों को सेम ही मिलेगा? ओके, सलोनी ने आंसर किया यहाँ पे 14, 18 एंड 20। अरे वाह! पर मुझे बताओ, तीनों ने शेयर 700 रुपए का खरीदा है। तीनों ने शेयर 700 रुपए का खरीदा है।
सेक्शन 51 में लिखा है। अच्छा मुझे बताओ तो ये जो डिविडेंड होता है दिस इज पेड ऑन, ध्यान रखना डिविडेंड रेट जो होगा ये होगा फेस वैल्यू पे। आपको ऐसे ही एक और टर्म मिलेगा डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड हो जाएगा, ये होगा आपके मार्केट प्राइस पे। अगर डिविडेंड यील्ड होगा तो ये मार्केट प्राइस पे, इसको आप लिंक करना एफएम के साथ। अपने एफएम के अंदर आपको मिलेगा डिविडेंड पॉलिसी चैप्टर है ना, वहां पर हो गया वो चैप्टर। हाँ तो वहां आपको मिला होगा ना डिविडेंड रेट डिविडेंड यील्ड। तो आप ध्यान रखना यील्ड का कॉन्सेप्ट आपको एफएम में मिलेगा। कंपनीज एक्ट जो है वो आपको सिर्फ डिविडेंड रेट के बारे में ही बताएगा। तो जो भी आपका अमाउंट पेड अप है उसी के परसेंटेज पे आप डिविडेंड पे करोगे। आपको मैं एक बात बताऊं, सी इतना सब कुछ पढ़ने के बाद भी कुछ कुछ प्रोविजंस है जो एक जैसे बोलते हैं ना दिमाग में था, पढ़ लिया लेकिन प्रैक्टिकली थोड़ा सा अलग हो गए। आपको बताता हूँ मेरे साथ प्रैक्टिकली क्या हुआ था। बिकॉज वाइल आई वाज इन माय सीए इंटरमीडिएट, जब मेरा आर्टिकलशिप चल रहा था उस टाइम पे मैं शेयर मार्केट में भी ट्रेडिंग करता था। ठीक है, क्योंकि जिनके अंडर में मेरा आर्टिकलशिप हो रहा था वहां पर एक और सीए थे, सो प्रोबेबली उनके साथ भी मेरा ट्यूनिंग काफी ज्यादा अच्छा था। तो मैं उन्हीं के साथ ही काम करते रहता था। तो जितने भी प्रोजेक्ट्स ऑडिट वगैरह किए मैं उन्हीं के अंडर में मैंने किया था। जैसे ना सीनियर, ये तो हो गया प्रिंसिपल सीए, इनके अंडर में एक और टीम है सीए का, मैं इनके अंडर में काम कर रहा था। तो कुछ आर्टिकल्स थे जो इनके अंडर में काम करते थे और कुछ आर्टिकल्स थे जो इनके अंडर में काम करते थे, मैं इनके अंडर में काम करता था। राइट। आपको बताता हूँ ये सीए में ट्रेडिंग करते थे स्टॉक मार्केट में, तो मैं भी इनके साथ में ट्रेडिंग वगैरह करता था। और प्रॉपर ऐसा नहीं कि सट्टाबाजी, मतलब स्टडी कर करा के, हालांकि उसको आज की डेट में मैं सट्टाबाजी बोलूंगा, बट ट्रेडिंग करता था। अभी आपको बताता हूँ मैंने आईटीसी का शेयर खरीदा था। ठीक है, आईटीसी का उस वक्त शेयर प्राइस चल रहा था 300 रुपीज और आईटीसी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया था। आई थिंक कुछ ऐसा, उस वक्त आईटीसी का जो शेयर का फेस वैल्यू था आई थिंक इट वाज 1 रुपी, और आईटीसी ने डिक्लेयर किया था 1000% डिविडेंड, 10 रुपया का डिविडेंड था। और फिर कुछ ऐसा करके डिविडेंड डिक्लेयर हुआ था, मतलब इन टर्म्स ऑफ रुपीज तो मुझे बाद में पता चला। मैंने सोचा 1000% डिविडेंड, तो मतलब एक बार तो विश्वास नहीं हुआ कि 300 शेयर के ऊपर 1000% डिविडेंड। माय गुडनेस, मतलब ऐसे लग रहा था कि थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया कि 300 का शेयर है उस पर 3000 रुपए का डिविडेंड। मुझे थोड़ा खुद पे विश्वास नहीं हुआ, और बाद में पता चला कि डिविडेंड तो 10 रुपया पर शेयर है। आप सोच रहे हो 3000 से कहाँ 10 रुपए, और मेरे पास आईटीसी के कितने शेयर्स थे, 1000 शेयर्स थे। तो आप एक चीज सोचो, कहाँ मेरा अमाउंट, किधर 30 लाख और कहाँ 10,000 रुपए। आया आपको समझ में? तो थोड़ा सा ये प्रैक्टिकली अगर आप पढ़ के रखो तो अच्छा होता है। एक और एम्बैरेसिंग स्टोरी बताऊंगा, आईटीसी से रिलेटेड ही है, जब आपको पढ़ाऊंगा मैं बोनस इशू। ठीक है, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना। मैंने बहुत सारा चीज ऐसा गलती कर करके भी सीखा है, तो ये आप याद रख लेना, यील्ड एंड रेट। चलिए अब हम आते हैं सेक्शन 52 पे। सेक्शन 52 बहुत ध्यान से आप यहाँ पे देखो, ये बात कर रहा है एप्लीकेशन ऑफ प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ शेयर्स। व्हाट इज प्रीमियम? व्हाट इज प्रीमियम? प्रीमियम किसको बोलते हैं हम? सिर्फ शेयर के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, इन जनरल अगर आपसे कोई पूछे कि प्रीमियम क्या होता है तो आप क्या आंसर करोगे? सर ये प्रीमियम होता है। व्हाट इज प्रीमियम? एक्स्ट्रा अमाउंट, गुडविल अमाउंट, हाँ करेक्ट। हाई प्राइस्ड, ओके। मोर देन द वैल्यू, ओके। ओके, मोर देन द वैल्यू, अच्छा ठीक है। तो बेसिकली यहां पे अगर मैं आपको बताऊं तो पॉइंट अपना क्या आता है कि एक्स्ट्रा अमाउंट जो हम यहाँ पे करते हैं वो रहता है।
है कि नहीं? एक्स्ट्रा अमाउंट आपको अगर कुछ पे करना पड़ता है गुडविल के हिसाब से, तो सपोज करो एक शेयर है, उसका फेस वैल्यू है 100 रुपीज, और इस शेयर को आप अगर इशू कर रहे हो लेट्स से 300 रुपीज में, तो आप यहां पर क्या बोलोगे? प्रीमियम कितना है? 200 रुपीज, और 100 रुपीज आपका फेस वैल्यू की तरफ। तो मुझे बताओ, इसका जर्नल एंट्री हम ऐसे क्यों नहीं पास करते? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 300 300, ये क्यों नहीं करते हम ये एंट्री क्यों नहीं पास करते? हम क्यों ऐसे लिखते हैं? ये 100 एंड बचा हुआ सिक्योरिटी प्रीमियम 200, क्या फर्क पड़ता है? अल्टीमेटली 300 रुपए मिल रहे, बैलेंस शीट टैली कर रहा है, 300 इधर 300 इधर, क्या फर्क पड़ता है कि सर 100 और 200 और यहाँ पे 300 करो? क्या कोई रोक रहा है आपको? इक्विटी शेयर होल्डर का शेयर का वैल्यू है, आप देखो, वैल्यू ऑफ द शेयर इज 300 ओनली, वैल्यू 300 रुपया, तभी सामने वाला 300 रुपया दे रहा है आपको। फिर नंबर ऑफ शेयर्स इशूड बढ़ जाएंगे, कैसे बढ़ जाएंगे? मैं यहां पे लिख दूंगा नीचे, मुझे एक बात बताओ, मैं यहां पे लिख दूंगा 1 शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स भी तो नीचे लिखते हैं ना, मैं नंबर ऑफ शेयर्स वहां पे लिख दूंगा, इक्विटी शेयर कैपिटल 300, और यहाँ पे नीचे मैं लिख दूंगा 1 शेयर। रौनक बोल रहा है बाद में कंपनी को फंड चाहिए रहेगा तो कोई स्पेसिफिक रिजर्व में से ले सकते हैं, नॉट विद शेयर। अरे एक बात बताओ, फंड्स तो आ गया ना 300 रुपया, अब ये 300 रुपए का आप जो मर्जी यूज करो। बाय द वे, आज का जो लेक्चर है आपको मैं बहुत परेशान करूंगा, ठीक है? मैं आज आपको काफी ज्यादा परेशान करूंगा। एक सिंपल सा पॉइंट देखो, बहुत ही सिंपल सा पॉइंट, ये मेरा कंपनी का बैलेंस शीट है, फंड्स तो यहां पर है ना, अब कोई प्लांट एंड मशीनरी अगर यूज होगा तो वो ये 300 को ही तो यूज करेगा। क्या फर्क पड़ता है कि मैं यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल 100 और सिक्योरिटीज प्रीमियम 200 लिखूं, या फिर मैं यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल 300 लिखूं? बैंक तो 300 का 300 ही रहेगा, और ये 300 को मैं यूज करूंगा, कल को मेरे को कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदना है तो इसी 300 रुपए से तो खरीदूंगा, वहां जाके थोड़ी ना बोलूंगा देखो ये इक्विटी का है, ये सिक्योरिटी प्रीमियम का है, ये इसका है, ये उसका है। क्या मैं इस तरह से कोई नाटक करूंगा? क्या मैं इस तरह से कोई नाटक करूंगा? आपको क्वेश्चन समझ में आया? कोई मना करता है ये एंट्री पास करने को? क्या कोई मना कर रहा है ये एंट्री पास करने को? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ओके, नो अकाउंट, देर इज नो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर दीज जर्नल एंट्रीज। आप देख लो, AS 12 कंपनीज एक्ट करेक्ट आंसर तो कंपनीज एक्ट में ही मिलेगा। तो आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले सेक्शन 52 यहाँ पे क्या बता रहे हैं? वेयर अ कंपनी इशू शेयर्स एट प्रीमियम, ठीक है? तो पहले एक काम करते हैं, पहले आपको मैं इतना पढ़ाता हूँ, वेयर द कंपनीज इशू शेयर्स एट प्रीमियम, इसको हटा दो एक बार। A sum equal to the aggregate amount of premium received on those shares shall be transferred to securities premium account। अरे दिखा ये पॉइंट, ठीक है? ये जो आपका अमाउंट है, अमाउंट इक्वल टू द प्रीमियम रिसीव्ड ऑन द शेयर्स शुड बी ट्रांसफर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अच्छा, आप शेयर किसके लिए इशू कर सकते हो?
You can issue for both cash or it can be used for, or the shares can be issued for consideration other than cash. तो चाहे कहीं से भी आपको प्रीमियम मिला हो, उसको आप किधर ट्रांसफर करोगे? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में ही ट्रांसफर करोगे. आप बताओ, इज दिस क्लियर गाइस? इज दिस क्लियर? इसकी वजह से हम ये एंट्री पास करते हैं. अरे बच्चा, क्लियर ये वाला पॉइंट? ओके. अब देखो, अब यहां पर आपको एक प्रोविजन मिल रहा है और वो क्या बता रहा है? नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1. एक बार इसको भी, एक बार फॉर टाइम बिंग इसको एक बार आप छोड़ दो. अब आप यहां पर देखो वो क्या बता रहा है. इट सेज दैट द सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट मे बी अप्लाइड बाय द कंपनी टुवर्ड्स दीज 5 थिंग्स. और इसमें क्या क्या है, ये शायद अकाउंट्स में आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो कि आप क्या कर सकते हो, सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज कर सकते हो फॉर इशुइंग बोनस शेयर्स. और वो भी कौन सा? फुली पेड बोनस शेयर्स. दूसरा आपको बोल रहा है कि आप क्या कर सकते हो, इन राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी. ओके. फिर आपको बता रहा है कि आप अगर कोई कमीशन पे करना चाहते हो तो वो कमीशन भी पे कर सकते हो, या फिर अगर आपको कोई डिस्काउंट अलाउ किया गया है उस डिस्काउंट अलाउड को आप राइट ऑफ कर सकते हो. और डिस्काउंट किसके अंदर? शेयर्स और डिबेंचर्स में. अगर आपने कोई डिस्काउंट दिया तो आप उसको राइट ऑफ कर सकते हो. या फिर आपको यहाँ पे क्या बताया है, यू कैन यूज इट फॉर द प्रीमियम पेबल ऑन द redemption of any redeemable preference shares or debentures. ओके. या फिर आपको बताया हुआ है फॉर द परचेज ऑफ ओन शेयर्स अंडर सेक्शन 68. सो बेसिकली ये क्या हो गया? दिस इज योर बाई बैक. ये तो हो गया आपका बाई बैक. सो सिक्योरिटी प्रीमियम के कितने यूजेस है? 5 यूजेस है कि नहीं? सिक्योरिटी प्रीमियम के ये 5 यूजेस है. करेक्ट. अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ, क्या सिक्योरिटी प्रीमियम का कोई सिक्स्थ यूज हो सकता है? क्या सिक्योरिटी प्रीमियम का कोई सिक्स्थ यूज हो सकता है? कैन देयर बी अ सिक्स्थ यूज ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट? नो. ओके. चलो, तो यहां पे फिर एक एग्जांपल लेते हैं. बैलेंस शीट बनाते हैं एक कंपनी का और आप मुझे आंसर करोगे. इक्विटी शेयर कैपिटल है लेट्स से 10,000 रुपया. सिक्योरिटीज प्रीमियम है 90,000 रुपया. और इसका करस्पॉन्डिंग आपके पास बैंक में आ गया 1,00,000 रुपया. ठीक है. नाउ आप एक कंपनी के कंसल्टेंट हो इस वक्त, और जो कंपनी का प्रमोटर है वो आपसे ये जानना चाहता है दैट कैन कंपनी acquire a plant and machinery for ₹70,000. और ये कंपनी का आपको बैलेंस शीट दिया है. कैन कंपनी acquire plant and machinery for 70,000? बताइए. यस. बट अगर आप 70,000 यूज करोगे तो ये 70,000 में आप देखो 1,00,000 रुपया में 10,000 तो क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल है. और 90,000 तो क्या है, सिक्योरिटीज प्रीमियम है. तो कैन यू यूटिलाइज सिक्योरिटी प्रीमियम टू अक्वायर प्लांट एंड मशीनरी? क्वेश्चन समझा आपको? Won't this be utilizing securities premium? क्योंकि देखो इसमें 10,000 तो आप चलो इक्विटी शेयर कैपिटल वाला यूज कर लोगे, पर जो बैलेंस 60,000 है ये तो सिक्योरिटीज प्रीमियम है. रौनक बोल रहा है एकदम से सर घूम गया. समस्या रे बाबा.
अभी क्या? अभी तो और सिर घूमेगा। ऋतिक बोल रहा है कैन बी यूटिलाइज्ड, बट अभी अभी आपने पढ़ा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट may be utilized for these purpose. So if I utilize it for purchasing plant and machinery, is it allowed? मे भी लिखा है। अरे मे भी लिखा है मतलब अगर सिक्योरिटी प्रीमियम आप यूज करना चाहते हो तो इन 5 चीजों के लिए यूज कर सकते हो। इस मे का आप वो मतलब मत समझो कि सिक्योरिटी प्रीमियम मे का मतलब हो गया कि भाई इनमें से किसी का। ऋतिक समझ में आया क्या पॉइंट मैं बोल रहा हूं? मे बी यूटिलाइज्ड मतलब इट इज ओनली फॉर दीज 5 पर्पस, और कुछ लिखा ही नहीं है तो करना ही पड़ेगा। पर एक बात बताओ ना, सिक्योरिटी प्रीमियम में भी यूटिलाइज मतलब ये सिर्फ इन्हीं चीजों के लिए यूज हो सकता है। ऋतिक एक और एग्जांपल देता हूं। सपोज आज आपने वैक्सीनेशन लगवाया है एंड यू आर नॉट फीलिंग गुड, तो मैं आपको क्या बोल सकता हूं? ऋतिक, यू मे नॉट अटेंड द क्लास। इसका क्या ये मतलब है यू शैल अटेंड द क्लास और यू शैल नॉट अटेंड द क्लास? इसका क्या मतलब है? आपका मन तो आप क्लास अटेंड मत करो, पर आपका मन तो आप क्लास अटेंड कर सकते हो, है कि नहीं? तो यहां पर भी वही है, सिक्योरिटी प्रीमियम को अगर यूज करना चाहो तो आप इन चीजों के लिए यूज कर लो, पर नहीं करना चाहो तो एज इट इज पड़े रहने दो बैलेंस शीट में। अभी बताइए। तो ध्यान से यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए मैं आप लोगों को एक पॉइंट बताता हूँ, आपको समझ में आया किधर परेशान कर रहा हूं? सर ऋतिक वही बोला फिर, हाँ तो ऋतिक वही बोल रहा है कि अगर ऋतिक ये बोल रहा है कि सिक्योरिटी प्रीमियम में भी यूटिलाइज, यहां पर इंटरप्रिटेशन उल्टा है। यहां पर पॉइंट ये है कि अगर आप सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज करना चाहो तो इन 5 चीजों के लिए कर सकते हो। ये प्लांट एंड मशीनरी खरीदना क्या इन 5 चीजों में कहीं पर आ रहा है? क्या प्लांट एंड मशीनरी ये 5 चीजों के अंदर आ रहा है? नहीं। तो अगर नहीं आ रहा तो फिर आप प्लांट एंड मशीनरी को खरीदने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज नहीं कर सकते। पॉइंट आया समझ में? अच्छा, मैं आपको ये सब इतना डिटेल में नहीं पढ़ाता, ठीक है? ये सब आपको इतना डिटेल में बिल्कुल नहीं पढ़ाता अगर मुझे आपको आने वाले लेक्चर में एक और दूसरा टॉपिक नहीं पढ़ाना था। और अगर मैं आपको एक एक केस है, वो केस अगर नहीं हुआ होता तो शायद मैं आपको ये सब इतना डिटेल में नहीं पढ़ाता। क्योंकि आप सब चार्टर्ड अकाउंटेंट के स्टूडेंट्स हो, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स के, तो अकाउंट्स आप बहुत अच्छे से जानते हो। मुझे एक बात बताओ, व्हेन यू विल अक्वायर प्लांट एंड मशीनरी, तो क्या इक्विटी शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम पे कोई फर्क पड़ेगा? क्या इक्विटी शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम पे कोई फर्क पड़ेगा? रौनक, नहीं? क्यों नहीं पड़ेगा? बिकॉज सर जब हम इसको अक्वायर करेंगे प्लांट एंड मशीनरी को, तो हमारा जर्नल एंट्री क्या होगा? प्लांट एंड मशीनरी डेबिट 10,000 टू बैंक 10,000, yes or no? Sources and application of fund is balanced, and ultimately you will acquire plant and machinery with the bank and not with this. तो ये जो मैंने आपको स्टेटमेंट बोला कि सर ये जो 70,000 का आप प्लांट एंड मशीनरी परचेज कर रहे हो, इसमें 10,000 इक्विटी वाला है, 60,000 सिक्योरिटी प्रीमियम वाला है, तो ये जो पूरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ही गलत हो गया। अरे समझा बच्चा? ये क्वेश्चन ही कैंसिल हो गया।
So while purchasing the plant and machinery, you have not utilized the share capital or the security premium. सिक्योरिटी प्रीमियम को यूटिलाइज करना कब हम बोलेंगे? जब आप सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करोगे. अरे समझा? अगर आप सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करते हो तो आप डेबिट किन चीजों के लिए कर सकते हो? यू कैन डेबिट सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट ओनली फॉर दोज 5 थिंग्स. ये हुआ सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज करना. अरे समझा बच्चा लोग? ये पॉइंट समझा? ठीक है, तो यहां पर जो मैं पॉइंट बता रहा हूं वो किसके लिए है? दैट सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू पॉइंट नंबर ए और बी और सी और डी और ई. अरे समझा? अब इसके अलावा अगर मैं कोई एनी अदर यूज करूं तो क्या होगा? वो कर सकता हूं मैं? क्या मैं कर सकता हूं एनी अदर यूज? क्या मैं कोई एनी अदर यूज कर सकता हूं? आंसर इज नो. अब वापस से हम सबसेक्शन 1 पे चलते हैं. अब देखो सबसेक्शन 1 में मैंने एक पार्ट छोड़ दिया था. नाउ लेट्स रीड दिस. ये क्या बता रहे? दैट जब आप सिक्योरिटी प्रीमियम शेयर्स को इशू करोगे तो जो भी आपको प्रीमियम मिलेगा उसको आप सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में डालोगे. और आगे क्या बता रहा है? एंड द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट relating to the reduction of share capital of the company shall, okay, apply as if securities premium account were the paid up share capital of the company. इसका क्या मतलब हो गया? इसका क्या मतलब हो गया? इसका ये मतलब हुआ कि सर अगर आप सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को यूज करते हो तो उसको क्या ट्रीट किया जाएगा? उसको हम ये मानेंगे कि आपने सर अपने शेयर कैपिटल को यूज किया है. और जब आप शेयर कैपिटल को यूज करते हो तो उसको क्या माना जाता है? रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल. देखो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. आई एम वेरी श्योर काफी सारे जनों को इसके बारे में नहीं पता होगा. लाइक मैं अमंगस्ट यू आप लोगों का नहीं बता रहा, मतलब अगर आपके कुछ सीनियर्स हैं वो भी अगर इसको यूज करेंगे तो देखो काफी सारे जनों को इसके बारे में नहीं पता होता. तो आप यहाँ पे सिंपल सा पॉइंट अब देखो. इसका क्या मतलब हो गया? सेक्शन 52 सब सेक्शन 1 यहाँ पे सिर्फ 2 पॉइंट्स बता रहे हैं. एक तो क्या बताता है? 1 इट सेज दैट जब कंपनी आप इक्विटी शेयर्स को इशू करते हो तो जो भी अमाउंट आपको मिला है उसको कहाँ ट्रांसफर कर दो? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में आप ट्रांसफर कर दो. ठीक है भाई. और दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पे जो ब्लू कलर से मैंने हाईलाइट करके रखा है वो क्या बोल रहा है? वो ये बता रहा है कि अगर आपको कोई भी सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट मिला और जब आप उस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को यूज करते हो तो दैट वुड अमाउंट टू रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल. ओके, सो दो बातें यहां पर वो आपको बता रहे हैं. एक तो क्या बता रहे हैं? अमाउंट रिसीव्ड एज प्रीमियम ऑन द शेयर्स, this will be transferred to सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट. एक तो ये पॉइंट बताया उसने. और दूसरा आपको यहां पर क्या बता रहा है? दैट सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट इफ यूटिलाइज्ड दिस वुड अमाउंट टू reduction of share capital. Okay, and if this amounts to reduction of share capital then in that case you will have to comply section 66. तो ये हम अलग से पढ़ेंगे सेक्शन 66. जब हम पढ़ेंगे तब ये आएगा. बेसिकली हमें वहां पर फिर क्या करना पड़ेगा? एनसीएलटी का अप्रूवल लेना पड़ेगा. क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको? क्या पढ़ के ये पॉइंट क्लियर आ रहा है आपको? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक. अब बीच में मैंने एक सेंटेंस को छोड़ दिया, एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन दिस सेक्शन. तो इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब है सेक्शन 52 सब सेक्शन 2. ठीक है. अब देखो सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 क्या बोलता है? नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन 1. इसका क्या मतलब हो गया? इसका क्या मतलब हो गया?
देखो सबसेक्शन 1 क्या बोल रहा है कि भाई सिक्योरिटी प्रीमियम को अगर आप यूज करोगे तो इट विल अमाउंट टू रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। इसका मतलब आपको सेक्शन 66 को कंप्लाई करना पड़ेगा और आपको एनसीएलटी अप्रूवल लेना पड़ेगा। हाँ या ना? हाँ या ना? राइट। लेकिन अगर आप सबसेक्शन 2 में बताए हुए चीजों को लिए यूज करते हो तो क्या वो रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल कहलाएगा? विल इट अमाउंट टू रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल? आंसर इज नो, क्योंकि यहाँ पे वर्डिंग्स क्या यूज कर दिया, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 द सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट मे बी यूटिलाइज्ड। ऋतिक अब क्लियर हो रहा है ये मे का सिग्निफिकेंस क्या है? The security premium account may be applied by the company for these purpose. So if the securities premium account is utilized for these purpose, this is not reduction of share capital. But if there is any other use, this will be called as reduction of share capital. If it is not reduction of share capital, then you do not require any NCLT approval. But अगर आपने इनको यूज किया, इसके अलावा कोई सिक्स यूज किया, तो आपको क्या लेना पड़ेगा? You will have to take prior NCLT अप्रूवल। मतलब कल को अगर मैं अपने सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से बोनस शेयर्स इशू करना चाहूं तो मुझे क्या एनसीएलटी अप्रूवल लेना पड़ेगा? आंसर इज नो। कल को मैं सिक्योरिटी प्रीमियम से अपने प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को राइट ऑफ करना चाहूं तो क्या मुझे एनसीएलटी अप्रूवल लेना होगा? आंसर इज नो। अब आप देखो यहाँ पे ये जो प्रोविजन हमने पढ़ा इसी के अंदर आपको मैं बताता हूँ एक सिंपल सा पॉइंट। ये जो 70,000 वाला अमाउंट था इसी के अंदर मैं आपको बोलता हूँ, लेट्स से कंपनी के पास यहाँ पे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है। अब देखो ये हो गया, लेट्स से कंपनी के पास ये आ गए एसेट्स। लेट्स से एसेट्स हो गए कंपनी के पास 70,000 का और यहाँ पे है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 30,000 का। अब मुझे बताओ कंपनी को अगर ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को राइट ऑफ करना है तो कंपनी क्या एंट्री पास करेगा? कंपनी वुड पास सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 30,000 टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 30,000 रुपीज। अरे बच्चा पार्टी ये क्लियर हुआ? तो क्या इसके लिए प्रायर एनसीएलटी अप्रूवल चाहिए? इज दिस रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल? इज दिस रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल? नो। सो दिस इज नॉट रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। ओ किसी ने कैमरा ऑन कर दिया। रौनक आई थिंक आपका कैमरा ऑन हो गया है, राइट? दिस इज नॉट रिडक्शन ऑफ share capital. Okay, this is not reduction of share capital. Therefore no NCLT approval. आपको कोई भी NCLT का अप्रूवल नहीं चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आया। लेकिन कल को अगर मैं आपको बोलूं कि नहीं कंपनी ये सिक्योरिटी प्रीमियम से अपने, लेट्स प्रिज्यूम, मैं यहाँ पे कोई दूसरे कलर से लिखता हूं, लेट्स से ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंस नहीं है, सपोज ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंस नहीं है, ये है यहाँ पे लेट्स से ट्रेडिंग लॉस। कंपनी को ट्रेडिंग लॉसेस होके रखा हुआ है 30,000 का। अब कंपनी अगर ये यहाँ पे ऐसे एंट्री पास करे टू द ट्रेडिंग लॉसेस 30,000 रुपीज, क्या कंपनी ये काम कर सकता है? जो मैंने ब्लू कलर से लिखा है, क्या कंपनी ये काम कर सकता है? आंसर इज यस। यहां पर आप देखो रौनक ने करेक्ट आंसर किया, कर सकता है, लेकिन क्या करना पड़ेगा? प्रायर एनसीएलटी अप्रूवल, बिकॉज दिस वुड अमाउंट टू रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, करेक्ट? सो दिस इज अलाउड, बट दिस वुड अमाउंट टू रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। तो आपको फिर क्या लेना पड़ेगा? एनसीएलटी का अप्रूवल, करेक्ट? अब आप उसको बोलो सेट ऑफ कर रहे हैं, राइट ऑफ कर रहे हैं, जो मर्जी आप वर्ड यूज करो, अल्टीमेटली सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट हो रहा है ना। डेबिट हो रहा है मतलब आप सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज कर रहे हो, और अगर इन 5 चीजों के अलावा किसी और चीज के लिए यूज कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? वो आपका रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल है। बताइए ये क्लियर हुआ? आप लॉ का ड्राफ्टिंग देख रहे हो, लॉ का ड्राफ्टिंग देख रहे हो, सबसेक्शन 1 में क्लियरली बोल दिया कि आप सिक्योरिटी प्रीमियम को किसी भी चीजों के लिए यूज करो, वो क्या माना जाएगा? रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल।
फिर सबसेक्शन 2 में आके बोला अच्छा भाई ये 5 चीजों के लिए यूज करते हो तो हम उसको रिडक्शन नहीं मानते। क्या फायदा हो गया इससे? इससे ये फायदा हो गया कि इस 5 के अलावा कोई भी 6 यूज आता है, आप कुछ भी मतलब कान इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, ठीक है, डायरेक्टली कुछ करो इनडायरेक्टली करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको क्या माना जाएगा भाई? ये तो रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल ही हो रहा है, तो आपको यहाँ पर प्रायर एनसीएलटी अप्रूवल लेना पड़ेगा। इज दिस क्लियर गाइस? दिस इज क्लियर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, करेक्ट। और आप जनरली मैं आपको बताता हूं, किसी भी सीनियर को आप इस तरह से पूछना, क्या सिक्योरिटी प्रीमियम से ट्रेडिंग लॉसेस को राइट ऑफ कर सकते हैं क्या? एक बार जस्ट ऐसी डेमो करके देखना, हार्डली यू विल गेट, मेजोरिटी सब यही बोलेंगे नहीं 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 कर सकते क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम के तो खाली 5 यूज है, ठीक है। तो यहां पर आपका पॉइंट क्या हो जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम का कोई 5 यूज नहीं है। सिक्योरिटी प्रीमियम इज ऑल्सो अ फ्री रिजर्व, यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट, बट if you do these 5 things, then there is no NCLT approval needed because this is not considered as reduction of share capital. But इसके अलावा कुछ और करते हो तो भाई उसको रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल माना जाएगा और आपको प्रायर एनसीएलटी अप्रूवल लेना होगा। आप बताओ, इज दिस क्लियर? बड़े इनोसेंट स्टाइल में ऐसे पूछना कि यार ये कंपनी है, उसका ट्रेडिंग लॉस था, वो बोल रहा है कि मैं सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ करना चाहता हूँ, कर सकता हूँ क्या? एक बार आप ऐसे देखना, वो बोलेगा हाँ नहीं नहीं ये तो अलाउड ही नहीं है क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम से तो खाली यही 5 चीजें यूज होती है। इसका मतलब ऊपर ऊपर से पढ़ के आए, ये होता है थोड़ा सा नुकसान। अगर आप जो हम बोलते हैं ना सो कॉल्ड नोट्स से दे दो, आप हमें सर अपना नोट्स दे दो, नोट्स से पढ़ा दो, तो मैं नोट्स में खाली इतना ही लिख के रखूंगा सिक्योरिटी प्रीमियम, ये खाली इतना पॉइंट आ जाएगा जो येलो कलर में इधर लिखा है वो, और इधर जो येलो कलर में लिखा है वो, बाकी बीच का सारा पॉइंट गायब, ठीक। ओके, तो ये पॉइंट आपको यहां पर ध्यान रखना है। अब आगे आप देखो इधर क्या बता रहे हैं, द सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 or and 2 be applied to such class or classes of companies as may be prescribed and whose financial statement comply with the accounting standard for प्रिस्क्राइब क्लास। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ कंपनीज है जिनके ऊपर आपका जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रहता है वहां पर आप यूज कर सकते हो फॉर फुली पेड अप बोनस शेयर्स इन राइटिंग ऑफ द एक्सपेंसेस एंड दिस। तो ये जब सेक्शन 133 पढ़ेंगे तो वहां पर आपको मैं वापस से इसको लिंक करवाऊंगा। इसके अलावा एक पॉइंट मेरे को आप लोगों को और पूछना था, हाँ, why fully paid up shares can be issued as bonus, why not partly paid up shares? मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि why fully paid up bonus shares to be issued? क्यों जो बोनस शेयर्स है वो फुल्ली पेड अप होना चाहिए, पार्टली पेड अप नहीं हो सकता? why bonus shares has to be fully paid up? ठीक है, जब हम सेक्शन 63 पढ़ेंगे तो मैं इसका आंसर करूंगा आप लोगों को, आपके पास तब तक थोड़ा टाइम है। यश देखो सबसेक्शन 3 के अंदर कुछ भी नहीं है, सबसेक्शन 3 में यहाँ पे कुछ क्लास ऑफ कंपनीज बताया है, ठीक है। बेसिकली अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है जिनको कंप्लाई करता है तो वहां पर आप ये 3 चीजों के लिए यूज कर सकते हो जिनके ऊपर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अप्लाई। तो हम जब सेक्शन 133 करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो सेक्शन 133 में अभी कोई इतना बहुत मेजर पॉइंट वहां पर नहीं है, मेजर पॉइंट आपका ये दोनों था। ओके, अब आते हैं यहाँ पे, वापस ग्लिच हुआ, रौनक बोल रहा है वापस से ग्लिच हुआ मेरे फोन में। इज इट फाइन नाउ? इज इट फाइन नाउ? सर एनी अदर यूज में रिडक्शन इन शेयर कैपिटल कैसे होगा? इक्विटी को तो डेबिट किया नहीं बिकॉज ऑफ दिस। ऋतिक आप ये पढ़ो जो मैंने ब्लू कलर से यहाँ पे हाईलाइट करके रखा हुआ है, एक बार इस प्रोविजन को आप पढ़ो। आपको यश के चैट्स नहीं दिखाई देते क्योंकि मैं बताता हूं क्या होता है, यश का चैट हो गया ना वो डायरेक्ट मैसेज में आ जाता है। यश आप एक काम करो, आप डायरेक्ट मैसेज की बजाय वहां पे ऊपर एवरीवन इन मीटिंग को शेयर कर दो, तो आपको यश के मैसेज भी देख जाएंगे। 2 के ऊपर देखो एवरीवन वाला ऑप्शन आपको जो मिलेगा वहां पर शायद आपने
मेरे नाम को सिलेक्ट करके वो ऑटो सिलेक्ट ही हो गया होगा, आपने तो क्या किया होगा, वहां पर एवरीवन कर दो। अभी यश का मैसेज दिखा आपको? कैरी ऑन। ओके, ये बड़ा गोपी लग रहा है हमारे बैच का, है रौनक? कैरी ऑन। वेल व्हाट इज द मैटर इज द, नहीं दिखता मुझे यश का चैट इज द राइट। ओके चलिए, सही पकड़े। ओके ऑल राइट। तो ये पॉइंट, ऋतिक आपका डाउट था यहाँ पे, ये हाँ ऋतिक, अब आप बताओ क्या ये डाउट अब क्लियर हुआ? क्योंकि यहाँ पर सेक्शन 52 क्लियरली बोलता है कि अगर आप सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज करोगे तो उसको हम क्या मानेंगे, इट विल बी कंसिडर्ड एज रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल ओनली। ओके, हर चीज का लॉ के अंदर आंसर होगा, आप जो भी पॉइंट बोलोगे ना उसका आंसर होगा, और वो आंसर आपके पास क्लियरली मतलब लॉ के अंदर कहीं ना कहीं लिखा हुआ होगा, तो आपको वो आंसर वहीं से देखकर बताना। और जो भी आप अकाउंट्स में भी जर्नल एंट्री पास करते हो वो सब किसके थ्रू रहता है, उसका जो लॉजिक होगा आपका कहीं ना कहीं आपको लॉ में से मिलेगा, एज फार एज द कंपनीज एक्ट इज कंसर्न। अब देखिए यहाँ पर क्या बता रहा है, प्रोहिबिशन ऑन द इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। तो यहां पर क्या बताया, एक्सेप्ट एज द प्रोवाइडेड इन सेक्शन 54 अ कंपनी शैल नॉट इशू शेयर्स एट डिस्काउंट। तो इसमें क्या बताया कि एक कंपनी है जो शेयर्स पे शेयर्स को डिस्काउंट में इशू नहीं करेगा। और यहाँ पर आगे क्या बताया कि अगर कंपनी ने शेयर्स पे डिस्काउंट दिया तो वो जो इशू होगा उसको पूरे इशू को ही क्या माना जाएगा, वॉइड। अभी वॉइड का क्या मतलब होता है, वॉइड का क्या मतलब होता है? वॉइड का क्या मतलब होता है, नॉट वैलिड, नल, नॉट एनफोर्सिएबल इन द आईज ऑफ लॉ, यस और नो? याद आ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नॉट अनएनफोर्सिएबल, इट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड इन द आईज ऑफ लॉ। करेक्ट, सेक्शन 10, सॉरी सेक्शन 10 नहीं, वॉइड तो अपना क्या था, सेक्शन 2J, जैक एंड जिल, याद आ रहा है, वॉइड एंड वॉइड एब इनिशियो। हाँ, सेक्शन 10 तो ये बता रहा था कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब कॉन्ट्रैक्ट के क्या एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, तो ये अगर एलिमेंट्स नहीं होंगे तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। चलिए वापस आते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से कंपनीज एक्ट के अंदर। अब इसमें देखो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 एंड 2। तो ये क्या बता रहे हैं, अच्छा अभी जो भी हुआ उसको एक बार साइड में रखो, इसमें क्या बता रहे हैं, अ कंपनी में इशू। तो ऋतिक मुझे बताओ, क्या जरूरी है, जबरदस्ती है इशू करना, या भाई ऑप्शन है आपके पास? ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। तो यहां पर क्या बता रहा है, अ कंपनी में इशू शेयर्स एट डिस्काउंट to its creditors when the debt is converted into shares in pursuant to any statutory resolution plan or a debt restructuring scheme in accordance with any guidelines or directions or regulations specified by the Reserve Bank of India or the Banking Regulation Act। तो भाई अगर आप अपने क्रेडिटर्स को अपने डेट को इक्विटी में कन्वर्ट करना चाहते हो, जैसे एक सिंपल एग्जांपल आप लो, लेट्स से ये हो गया आपका कंपनी का बैलेंस शीट, यहाँ पर आपके पास है इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख रुपए का, शेयर का जो फेस वैल्यू है वो कितना है, 100 रुपया। यहाँ पे कंपनी के क्रेडिटर्स है, लेट्स से क्रेडिटर्स का अमाउंट है 70,000। अब ये क्रेडिटर्स को आप या तो पेमेंट कर दो कैश से, सर हमारे पास कैश से पे करने के लिए पैसे नहीं है, जेट एयरवेज जैसा हालत हो गया। अब क्रेडिटर्स बोलते हैं हम अपने इस डेट को इक्विटी में कन्वर्ट करेंगे। अब जब आप डेट को इक्विटी में कन्वर्ट करोगे तो बेसिकली आपको एंट्री क्या पास करना होगा, योर एंट्री जर्नल एंट्री विल बी क्रेडिटर्स डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, yes or no? if I have to convert this 70,000 into equity share capital तो मेरा एंट्री क्या होगा, क्रेडिटर्स डेबिट 70,000
एंड इक्विटी शेयर कैपिटल 70,000, यस और नो? करेक्ट। अच्छा, आप मुझे ये बता सकते हो कितने शेयर्स इशू हुए? कितने शेयर्स इशू होंगे? हाउ मेनी शेयर्स विल बी इशूड? 700 शेयर्स, क्योंकि सर देखो ये 70,000 शेयर्स है, एक शेयर का फेस वैल्यू 100 रुपया, तो ये हो गया 700। 700 शेयर्स आर इशूड। पर फिलहाल इस शेयर का मार्केट वैल्यू जो है, इस शेयर का मार्केट वैल्यू इस समय होके रखा है 50 रुपया। तो क्या आप अभी 700 शेयर्स लेके एक्सेप्ट कर लोगे? आप देखो आपको एक्चुअल में क्या मिल रहा है, 700 शेयर्स इंटू 50 रुपया, तो आपको तो नुकसान हो रहा है कि नहीं? आपको तो यहाँ पे नुकसान हो रहा है। तो आप क्या बोलोगे, नहीं नहीं भाई, मुझे 70,000 का अमाउंट अगर आप क्लियर कर रहे हो तो ये 700 के हिसाब से भाव मत करो भाई, ये 100 रुपए के हिसाब से भाव मत करो, इसको किसके हिसाब से करो, 50 रुपए के हिसाब से करो। और मुझे 700 शेयर्स नहीं चाहिए, मुझे 1400 शेयर्स चाहिए। अरे समझा? ये समझा आपको? तो अब जब आप 1400 शेयर्स करोगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल जब क्रेडिट करते हो तो उसमें हम क्या करते हैं, वी डू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू। तो यहां तो क्या आ जाएगा, 1,40,000। तो जो बचा हुआ होगा ये क्या हो जाएगा, दिस वुड बी लॉस ऑन इशू। बच्चा समझा ये पॉइंट? ये पॉइंट समझा आपको? पक्का क्लियर? लेकिन क्या किसी भी क्रेडिटर के साथ आप ये काम कर सकते हो? किसी भी क्रेडिटर के साथ ये काम कर सकते हो? आंसर इज नो। ये जो क्रेडिटर के साथ आप ये काम करोगे, ये कब होगा, अगर आप कोई स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन प्लान लाते हो। रेजोल्यूशन प्लान किसके अंदर आता है, एक लॉ है जिसको हम बोलते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, सीए फाइनल में आपके सिलेबस में। तो या तो आईबीसी या फिर कोई आरबीआई का गाइडलाइन है या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है उनके लिए। तो बेसिकली यहाँ पर ये किसके लिए होता है ज्यादातर, ये होता है बैंक्स के लिए, कि भाई ये कंपनी है जिसने बैंक से बहुत सारा लोन लिया, अब वो लोन रीपे कर नहीं पा रहा है, तो बैंक बोलेगा यार मैं रिकवरी कैसे करूं? तो एक तरीका तो उसके एसेट्स वगैरह को बेच दो। अब एसेट्स वगैरह को अगर बेच दिया जाएगा तो भाई जो बचा कुचा कंपनी चल रहा है खराब हालत में वो भी बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर बैंक को एक ऑप्शन दिया गया कि चलो एक काम करो, क्यों ना आप अपने लोन को इक्विटी में कन्वर्ट कर दो और फिर ये इक्विटी शेयर ले जाके मार्केट में बेच देना। तो यहाँ पर इस केस में कंपनी क्या करेगा, जो बैंकिंग कंपनी है, बैंकिंग कंपनी बोलेगा ठीक है भाई तुम मेरे 70,000 रुपीज रीपे नहीं कर पा रहे हो, मैं आपके 70,000 को इक्विटी में कन्वर्ट करता हूँ और फिर जितने भी मेरे पास शेयर्स आएंगे उनको ले जाकर मार्केट में मैं बेच दूंगा और अपना रिकवरी कर लूंगा। तो जहां बैंक को 70,000 रुपए पूरे डूब रहे थे, अब थोड़ा सा बैंक को क्या हो गया फायदा, क्योंकि अब बैंक क्या करेगा, ये 70,000 रुपीज मतलब जो 1,400 शेयर उसको मिले हैं वो मार्केट में ले जाकर बेचेगा। अब हो सकता है ये जो 50 रुपए का शेयर है ये 45 रुपीज हो जाए, हो सकता है ये 60 रुपीज हो जाए, 55 रुपीज हो जाए, पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5-10 रुपए ऊपर नीचे अगर हो भी गया तब भी कहां पूरा का पूरा 70,000 रुपया डूब रहा था और कहां 5-10% के प्रॉफिट या लॉस के अंदर आपका पैसा रिकवर हो रहा है। तो यहां पर काफी हद तक बैंक का रिकवरी हो गया कि नहीं हो गया? पॉइंट समझ में आया आपको? पॉइंट समझ में आया? तो इसी के लिए आपको बोला गया कि भाई शेयर्स को अगर आप डिस्काउंट में इशू करना चाहते हो तो कर सकते हो। और आप ये देखो यहाँ पर एक 2 लिखा हुआ है, इधर एक 3 लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ, ये पहले अलाउड नहीं था, बाद में अमेंडमेंट करके इसको अलाउ कर दिया गया है। तो ये जो 2017 वाला अमेंडमेंट था उसके अंदर ये दोनों चीजों को इंक्लूड किया गया, ये 2019 में इंक्लूड हुआ और ये 2018 में इंक्लूड हुआ। आप बताओ ये क्लियर? ये क्लियर? सर तो फिर कंपनी का ऑथराइज शेयर कैपिटल भी इंक्रीज करना होगा। बिल्कुल इंक्रीज करना पड़ेगा आपको ऑथराइज शेयर कैपिटल, क्योंकि अगर अथॉरिटी नहीं होगी उतने की तो आप शेयर्स इशू कैसे करोगे? बिल्कुल करेक्ट, सही ऑब्जर्वेशन रौनक, 10 on 10। ओके, और अपने गोपी के स्टाइल में बोले तो हम क्या बोलेंगे, या दिस वन। ओके, अब ये वाला पॉइंट आता है आपके पास, जो लास्ट आपका सबसेक्शन है, ये पीनल प्रोविजन है, इसको आप इग्नोर कर सकते हो कि भाई पीनल प्रोविजन है।
दिस इज एब्सोल्युटली फाइन। अब आपके पास आ रहा है यहाँ पे सेक्शन नंबर 54। मुझे बताओ स्वेट का फुल फॉर्म क्या होता है, मैंने स्वेट का स्पेलिंग क्या होगा? SWEAT, ठीक है। देखो ध्यान रखना, कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर रहा है, तो सेक्शन 54 बोलता है आप स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर सकते हो, लेकिन स्वेट इक्विटी शेयर्स किसको इशू होगा? आपके एम्प्लॉइज को, ठीक है। स्वेट इक्विटी शेयर्स किसको इशू होगा? आपके एम्प्लॉइज को। और स्वेट के अंदर ही इसके सारे कंडीशन निकल के आते हैं। अब आप देखो पहला कंडीशन क्या है। पहला कंडीशन ये है कि आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा। ओके, उससे भी पहले मैंने आपको जैसे बताया था, आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ऑथराइजेशन होना चाहिए, आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना चाहिए। इसके अलावा स्वेट इक्विटी शेयर आप किसको इशू करोगे? भाई जो पसीना बहाएगा कंपनी में, है कि नहीं? हर एक को तो इशू कर नहीं सकते, यस और नो? हर एक को तो इशू कर नहीं सकते, उन्हीं को इशू करोगे जो पसीना बहाएगा। स्वेट मतलब पसीना, तो कौन पसीना बहाता है आपके कंपनी में? आपके वर्किंग पीपल। और आपकी कंपनी में वर्किंग पीपल कौन होते हैं, कौन काम करता है आपकी कंपनी में? भाई ब्रॉडली दो ही कैटेगरी के लोग हैं, या तो वो आपके कंपनी का एम्प्लॉय होगा या फिर आपके कंपनी का डायरेक्टर होगा। अरे हाँ या ना? वर्किंग पीपल। इसके अलावा ई आ जाता है तो बोलते हैं कि भाई देखो, इट शुड बिलोंग टू द एग्जिस्टिंग क्लास ऑफ शेयर्स विच आर ऑलरेडी इशूड। टी वाला एक कंडीशन था, ये आज की डेट में ओमिट कर दिया है। टी क्या था? कि टाइम इलैप्स्ड फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन शुड बी 1 year। टाइम इलैप्स्ड फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन शुड बी एटलीस्ट 1 year। अब आज की डेट में जो ये कंडीशन है ये हट गया। बोला 1 साल क्यों वेट करना, भाई पहले भी करना चाहो तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो आप ये देखो यहां पर क्या बता रहे हैं, नॉट वेट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 53 अ कंपनी में इशू, रोना ए ऋतिक, कंपनी में इशू, मांझे काय रे बाबा, जरूरी है? हाँ वेरी गुड, अब समझ गया, अब ये आपके दिमाग में सेट रहेगा, ठीक है। सो कंपनी में इशू स्वेट इक्विटी शेयर्स। अब ये देखो यहां पर जैसे बता रहे ना, ऑफ द क्लास ऑफ शेयर्स ऑलरेडी इशूड, ठीक है। तो दिस इज योर ई। इफ द कंडीशंस आर फुलफिल्ड, तो यहाँ पे कंडीशंस में क्या क्या कंडीशंस है आपके पास? एक आपको बोला है यू नीड टू पास स्पेशल रेजोल्यूशन, ये हो गया एस। एंड द रेजोल्यूशन शुड स्पेसिफाई कितने नंबर ऑफ शेयर्स आप इशू कर रहे हो, क्या मार्केट प्राइस है, और क्यों इशू कर रहे हो, क्या कंसिडरेशन आपको मिला है, और किसको इशू करोगे? यू विल इशू दैट टू योर क्लास और क्लासेस ऑफ डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉइज। तो ये हो गया ई, वर्किंग पीपल, राइट। इसके अलावा जब आप यहाँ पे स्वेट इक्विटी शेयर्स को इशू करोगे तो आपको यहाँ पर क्या बोला गया है कि अगर कोई कंपनी लिस्टेड है तो उसको तो बाय डिफॉल्ट सेबी गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा, है कि नहीं? सेबी गाइडलाइंस को उसको यहाँ पर फॉलो करना पड़ेगा। ओके, और ये जो आपको यहाँ पे स्टार स्टार दिख रहा है ना, ये स्टार स्टार था वो टाइम लिमिट जो कि डिलीट कर दिया गया है, दिस इज ओमिटेड, दिस इज ओमिटेड फ्रॉम द कंपनीज एक्ट। आगे क्या बता रहे हैं, द राइट्स लिमिटेशन एंड रेस्ट्रिक्शंस एंड द प्रोविजंस as are applicable for time being to the equity shares shall be applicable to the equity shares which are issued under this section, and the holder of such shares shall rank pari passu with the other equity shareholder। pari passu का क्या मतलब होता है? pari passu का क्या मतलब होता है? pari passu का मतलब होता है ranked equally।
रैंक इक्वली, ओके। आपको ये ध्यान रखना होगा, रैंक इक्वली, ये जो आपका शेयर्स है, तो सपोज करो यहां पर अगर मैं आपको ऐसे एग्जांपल दूं कि लेट्स से रौनक कंपनी का एम्प्लॉय है, ये कंपनी का एम्प्लॉय है, और यहाँ पे लेट्स से ऋतिक ये कंपनी का इक्विटी शेयर होल्डर है। रौनक को कंपनी ने क्या दे दिया, स्वेट इक्विटी इशू कर दिया। मुझे बताओ अब रौनक और ऋतिक में कोई फर्क है? नाउ बोथ आर शेयर होल्डर्स and they will have equal rights. They have equal rights. Okay. Simple. So सेक्शन 54 तक आज हमने पूरा पोर्शन कंप्लीट कर लिया। अब हाँ ये रहा रौनक। क्लियर ये वाला? अब कल के लेक्चर में हम शुरू करेंगे एंड वी विल स्टार्ट विथ सेक्शन नंबर 55। ओके, कल का लेक्चर आपका थोड़ा छोटा होगा क्योंकि हमने सिर्फ सेक्शन 55 करना है, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अकाउंट्स में हो गया ना आप लोगों का रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, तो कल का जो बचा हुआ टाइम होगा उसको आप यूटिलाइज करना फिर आराम से प्रेपरेशन के लिए। ओके ओके, देन दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। टेक केयर, बाय बाय।